वेलकम बैक। माजी में हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस कहते थे कोई भी ये ना कहे कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होगा, और आज हमने देखा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कह दिया कि लगता है कि ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इलेक्शन को रोका जा सके। ये कहा उन्होंने रिटर्निंग अफसर की तैनाती मुअत्तल करने के पेशावर हाई कोर्ट को का जो फैसला था उसे कलअदम करार देने की इलेक्शन कमीशन की अपील थी, जिस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आपको जुर्माना क्यों ना करें, नोटिस किए बगैर ही अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। पेशावर हाई कोर्ट के जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब ना समझा। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि समझ नहीं आ रहा इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे अदालतें फैसले दे रही हैं। यह बड़ी अजीब बात है। क्या आप चाहते हैं पूरा इलेक्शन ही रुक जाए? समझ नहीं आती गैर जरूरी दरखास्तें क्यों दायर की जाती हैं। राजा खालिद महमूद साहब, बड़ी अजीब सी बात है। यकीनन ऑनरेबल चीफ जस्टिस के रिमार्क्स भी हैं कि कोई हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है इलेक्शन रुकवाने के लिए। साथ साथ ये भी कह दिया कि अदालतें फैसला दे रही हैं और इलेक्शन कमीशन को सुन नहीं रही हैं, और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम भी करार दे दिया। तो यकीनन इससे वाजे हो जाता है कि निज़ाम अदल व इंसाफ क्या है और काजी फैज ईसा साहब क्या हैं। देखिए, बात यह है कि आपने पहले ही बता दिया कि ये जब इलेक्शन की डेट आई थी, जब सदर को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंसल्ट करके, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक उनकी कंसल्टेशन के बाद एक डेट फिक्स करवाई 8 इसकी फरवरी की, और ये कहा था कि कोई कतन इस तरह की अफवाह ना फैलाए, जी हाँ, इस जी तरह हाँ। की बदगुमानी ना फैलाए, और ये ज़हन में रखें कि हर सूरत में इलेक्शन 8 फरवरी को होके टिकर भी नहीं रहेंगे। चलना चाहिए। टेकर भी नहीं चलना चाहिए, और अगर कोई बात करना चाहता है इस हवाले से, वो अपनी बीवी से अलादगी में या प्राइवेसी में बात तो कर सकता है। नहीं, लाइटर साइड पे उन्होंने ये भी फरमाया, लेकिन इसे बिल्कुल रूल आउट कर दिया कि इलेक्शन किसी सूरत में रुक सकते हैं। अब ये हमारी कोर्ट्स को देखना चाहिए, नीचे वाली जो कोर्ट्स हैं, कि ये पसंद हो नापसंद का मामला नहीं, ये स्टेट के इंटरेस्ट का मामला है। ये पाकिस्तान की लड़खड़ाती हुई मैशियत का मामला है कि आप सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है, वो कुछ कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, और नीचे वाले जजेस सिर्फ किसी को नवाजने के लिए या किसी को रिलीफ देने के लिए सिंगल जज, ये रिजवाना साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट या सिंध हाई कोर्ट, उसमें एक जज बेंच में नहीं बैठता, दो जजेस फैसला करते हैं, दो जजेस पे कम से कम दो जजेस पे बेंच कंप्राइज करता है। जी सिंगल जज चैम्बर में बैठ के, तो वो आपका सारा जो स्टे ग्रांट कर देता है, जी। नोटिफिकेशन सस्पेंड कर देता है, और समाअत किए बगैर, यानी इस तरह के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, हसास और सेंसिटिव इश्यूज हैं, उसमें जरूरत इस बात की होती है कि दूसरी पार्टी को बेशक नेक्स्ट डे के लिए रख लें, ठीक। सुन के तो फिर फैसला करें। यानी पहले सस्पेंड करते हैं, जो उनका तकरीबन 75% रिलीफ उन्हें दे दिया जाता है, और फिर उसके बाद बड़ा बेंच तश्कील दिया जाता है छुट्टियों के बाद। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। कोर्ट्स को बिल्कुल एक लाइन में चलना चाहिए, और उन्हें देखना चाहिए कि फिर इसका सुप्रीम कोर्ट किस सर तरह उसके नोटिस लिए देगी, बहुत जिस तरह आज जरूरी उन्होंने है, लिया। उसके लिए बहुत जरूरी है कि जजेस की तैनाती भी एक लाइन में हो, तभी कोर्ट्स भी एक लाइन में चलेंगी, और उसका क्राइटेरिया भी चेक किया जाए कि क्या क्राइटेरिया होता है। मैं हमेशा से कहता हूं कि सर वकीलों की हमेशा सियासी वाबस्तगियां होती हैं, और वो बड़ा वकील तभी बनता है जब सियासतदान या किसी सियासी पार्टी का वकील होता है, और फिर वो जज बन जाते हैं, तो कैसे सियासी वाबस्तगी नहीं होगी। मलिक रफीक रजवाना साहब, सर आपकी तरफ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। आज के डॉन अखबार का आर्टिकल है, आपके सामने रख रहा हूं। सर एक बहुत मशहूर सियासतदान है चौधरी नजीर अहमद कोहिस्तानिया साहब, जिन्होंने 1979 में सियासत ज्वाइन की थी ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौरान, और यकीनन बहुत बड़ी बात थी उस दौर में सियासत में आना भी। चेयरमैन लैलपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 87 से 1990 तक, एमएनए रहे, इलेक्शन 85 का भी जीता, 88 का भी जीता, 90 की दिहाई का भी जीता। 15 टेक्सटाइल मिल्स हैं इनके पास, इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है। आज भी नून लीग इनको टिकट देने के लिए तैयार है। 3 इनके बेटे जाहिद नजीर, शाहिद नजीर, आसिम नजीर, तीनों एमपीए बने। आज ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे, नून लीग से टिकट नहीं ले रहे, जबकि नून लीग देने को तैयार है। और वजह है कि ये कहते हैं कि इस इलेक्शन में लड़ने का कोई फायदा नहीं है, ये असेंबली ज्यादा देर चलेगी नहीं, वक्त और पैसा ज्यादा होगा, इसीलिए वो आराम से बैठे हुए हैं, बाहर दुनिया में घूम रहे हैं। सर अगर ऐसी सियासी फैमिलियां सियासत से दूर जा रही हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान लेवल प्लेइंग फील्ड, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड, पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड, हर कोई लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है, तो फिर ऐसे में लग यही रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड शायद सिर्फ आपको ही मिलेगी। आपका आखिरी जो लफ्ज पे जोर था ना, वो बड़ा हैरान कुन है कि हमें ही मिले। चलो,
बहरहाल मैं उनको जानता हूँ जी, कोहिस्तानी जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, जी उनके सर। बेटे हैं आसिम नज़ीर साहब, नज़ीर सारे मेरे, तो वो मैं मेरे दोस्त भी है, मैं मेरे वो आसिम साहब मेरे क्लाइंट भी रहे हैं। राइट। बात ये है कि एक फैमिली का पार्टिसिपेट ना करना, वो उसको आप एक जनरल प्रिंसिपल के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो तो इस बात पे अब खुद ही जवाब देंगे। मैं नहीं समझता कि पूरा पाकिस्तान इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है और एक फैमिली को आप सिंगल आउट करके उसका एनालिसिस करके ये कहे कि पाकिस्तान के इलेक्शन के निज़ाम नहीं चलना चाहिए। इलेक्टेबल फैमिली है ना सर, ऐसी फैमिली है जिसको सिर्फ खड़े होने की देर है और जीत जाएगी, मुकाबला भी नहीं होगा, पावरफुल लोग है, पैसा बहुत है, लेकिन फिर भी, और टिकट भी मिल रहा है, नून लीग का नहीं ले रहे लोग, तो लाइनें लगाए खड़े हैं कि टिकट दे दो टिकट दे दो, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये बड़ी बात नहीं है सर? यही मैं कह रहा हूँ, यही बात है ना। तो इस तरह से सिंगल आउट नहीं करना चाहिए कि उनकी वजह से अब सारा निजाम ही मशकूक हो जाएगा या क्या होगा। इट चलें, शुड नॉट बी डन। ठीक सर। एंड माय जी पार्ट टू ऑफ माय क्वेश्चन सर, लेवल प्लेइंग फील्ड। हर कोई मांग रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड सिवाय नून लीग के सर। चलें चलें चलें, विल गो बैक टू रफीक रजवाना साहब। यही सवाल मैं उसामा साहब से कर लेता हूं। उसामा साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड, देखिए, आपने खुद ही आपके सवाल में एक जवाब भी है। कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सिर्फ एक पार्टी बल्कि एक शख्सियत को दी जा रही है, जो रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो एक मुजरिम है और उसके आगे पूरा सिस्टम हाथ बांधे खड़ा हुआ है। और हम ये समझते हैं कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, ठीक, और इसलिए होने जा रहे हैं कि जो अगर आप कौमी सियासत को थोड़ा सा रीजनल पॉलिटिक्स की लेंस से देखेंगे तो यहाँ बड़े बेसिक किस्म के चेंजेस जो हैं वो इस वक्त हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं, महसूस हो रहे हैं। और उन चेंजेस की रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे इंतखाबात हो और एक ऐसा ही मुजरिम टाइप का कोई शख्स जो है वो यहाँ पर वज़ीर आज़म बना दिया जाए और उसके ज़रिए फिर वो जो मुस्तकबिल का जो पूरा खाका है उसके अंदर रंग भरा जाए, जिसमें पाकिस्तान की हैसियत, जिसमें भारत की हैसियत, जिसमें चाइना की सूरत हाल, जिसमें और यहाँ पर जो आलमी ताकतें हैं उनकी प्रेजेंस और उनकी स्ट्रेटजी और उनके अहदाफ, और यहाँ पे और जो मिडिल ईस्ट और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान की सियासत या इंतखाबात आइसोलेशन में तो नहीं है। लिहाजा हम इसको बहुत ही महदूद दायरे में देख रहे हैं। धांधली और धांधली का जो सबसे बड़ा पत्थर है वो तो एक मुजरिम को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल देना है, और जब तक ये अमल जारी रहेगा ये सरापा धांधली है। सबसे पहले ये जो है ये दुरुस्त होनी चाहिए, और जब तक ये चीज़ दुरुस्त नहीं होगी बकिया कौन फिर इसके ऊपर जो है ऐसे लोगों पर एतमाद करेगा। लिहाजा हम इसको समझते हैं कि ये, और एक बात मैं आपसे और कह दूं, बताइए। ये जो समझा जा रहा है ना कि ये जो है ये पीपल्स पार्टी है और ये अलग हैं और वो अलग हैं, भाई ये जो 13 पार्टियां हैं ना पीडीएम की, यही वो 13 अंडे हैं जो एक ही टोकरी के अंडे हैं, और बदकिस्मती से ये अच्छे अंडे भी नहीं हैं, गंदे अंडे, ये गंदे अंडे हैं, और इन्होंने ही मुल्क की तबाही और बर्बादी का जो है वो यहाँ तक पहुंचाया है, यही उसके जिम्मेदार हैं। और भी तो बड़ी बारी बारी बात करेंगे, आपकी बात इतनी तफसील से मैंने सुनी है, नहीं, मैं तो गुजारिश कर रहा हूं, आप मैं कीजिएगा आप गुजारिश अपनी बारी पे कीजिएगा। तो मैं ये बात नहीं, आप अनफेयर नहीं, आप मुझे बोलने नहीं देंगे क्या? मैं अपनी वो बात आपका प्रोटेस्ट आ गया, मलिक साहब आपका प्रोटेस्ट आ गया, ये वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए थे। प्लीज कंटिन्यू उसामा साहब। नहीं, क्या मतलब है? ये एक मारूफ मुहावरा है, अगर वो इस्तेमाल हो रहा है तो किसी को क्या एतराज हो सकता है? मैं ये कह रहा हूं कि ये एक ऑप्टिक्स है, ये एक तनाजुर, जाली तनाजुर पैदा किया जा रहा है कि ये हरीफ हैं और वो हरीफ है। ये एक ही हैं, ये इनके मकासद एक हैं, इनकी सियासत एक है, इनका कल्चर एक है, इनकी लूट मार और ये सारा धंधा एक है, और यही वो जिम्मेदार हैं जो इस मुल्क की तबाही और बर्बादी के बुनियादी जिम्मेदार हैं। नज़ीर लगारी साहब, आप भी ये समझते हैं कि पीडीएम में जितनी जमातें थीं वो सब एक ही थाली के बैंगन हैं, और जो वर्ड्स उसामा साहब ने यूज़ किए मैं नहीं करता, मलिक साहब ने प्रोटेस्ट किया, आपकी नज़र में सर लेवल प्लेइंग फील्ड एक मजाक बन गया है, एक टर्मिनोलॉजी बन गई है, हर कोई इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहा है, और लेवल प्लेइंग फील्ड पहले भी नहीं मिली, आज भी नहीं मिलेगी? और क्या आप भी ये समझते हैं कि सिर्फ नून लीग को मिल रही है लगारी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड? एक तो ये है कि मैं उसामा साहब की बातों से मुत्तफिक नहीं हूँ, ठीक सर, और मैं उनका एहतराम करता हूँ, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत संगीन गलतियाँ की हैं और जमहूरियत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता रहा है, जमहूरी अमल के साथ भी होता रहा है। और लेवल प्लेइंग फील्ड की जहाँ तक बात है, जब तमाम जमातों के हाथों बांध कर एक लाडले को लाया जा रहा था तो उस वक्त क्या था, यहाँ क्या हुआ था?
अभी अपनी नुमाइंदगी को उसामा साहब बहुत ज्यादा बता रहे थे। 70 के इलेक्शन में एक सीट थी जमात इस्लामी के पास सूबाई असेंबली में, और 77 में जो है वो सारी पार्टियां मिलकर भी वोट पूरे नहीं कर सकी थी। जब मेयर का इलेक्शन हुआ था, मेरे मोहतरम थे, बहुत मोहतरम, मेरे जाती ताल्लुकात थे, अब्दुल सर अफगानी साहब के लिए 3 वोट कैंसिल करने पड़े थे अब्दुल खालिक अल्लाह वाला के, तब जाकर वो मेयर बने थे। छोड़े इन बातों को, बहुत हो चुका है, गुज़श्त आंचे गुज़श्त, बहुत बुरा हो चुका है। हम एक एक चीज के गवाह भी रहे हैं, मौजूद, हमें मालूम है हर चीज। मैं ये कहता हूं कि जो सजा देने वाले थे उनका क्या कैरेक्टर था, उनके बारे में खुद अपने जजेस ने आकर कहा था कि सजा देने वाले ये लोग थे। क्या कहा था जो राना शमीम ने आकर कहा, या जो वो मलिक साहब फौत हो गए उन्होंने क्या कहा था, और इन गुनाहगार कानून ने क्या क्या सुना है, हमें मालूम है ना चीजों के बारे में। हम तो जाकर किसी कब्र खाने में, कब्रिस्तान में जाकर भी ये बातें नहीं सुना सकेंगे। क्या कहा था शौकत अली सिद्दीकी साहब ने? इस तरह की चीजें जो होती रही हैं मुल्क के अंदर, सजाएं फरमाइशी सजाएं नहीं हुई हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आपने साबित क्या किया था मियां नवाज शरीफ के खिलाफ? मैं कह रहा हूं कि वो होंगे, इससे ज्यादा होंगे जो कुछ कहा गया है, लेकिन साबित क्या किया था आपने? ये जो 10 मेमोरान 10 वॉल्यूम लेकर आए थे, जो ऊंट पर रख कर लाए होंगे कि जनाब ये सारे वॉल्यूम उठाओ, उनमें से क्या निकला था? वो जाकर निकाला था, जाकर एक टीम गई थी वहां दुबई से, जाकर इकामा लेकर आई थी, और इकामा में वो एग्रीमेंट लेकर आई थी जिसमें 10,000 दिनार अपने बेटे को देने के लिए एग्रीमेंट, वो तनख्वाह था बेटे की तरफ से, बाप के लिए अपॉइंटमेंट लेटर था, वो जो हमने देखा था। राइट लगारी साहब, देने के बाद आपने ताहयात नाअहल लिखा, आइन में नहीं लिखा हुआ है, ये बात नहीं लिखी हुई है कि आप ताहयात नाअहल हैं। भाई आइन साजी कीजिए अपने लाडलों के लिए, बाकायदा आइन बनाया गया, खुद कोर्टों ने बैठकर आइन बनाया कि जनाब 20 अरकान असेंबली जब वोट दे दें तो उनका वोट भी नहीं गिना जाएगा। सर जिसने आइन बनाया उसको हमने तख्ता दार पे लटका दिया सर, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? नहीं, आइन, नया आइन लिखा गया लाडलों के लिए, नया आइन लिखा गया, बिल्कुल नया आइन। ठीक लगा। ये आइन लिखना नहीं था कि 20 अरकान की अपनी सीटें भी छीन ली और उनकी जो है मेंबरशिप भी खत्म कर दी और उनका वोट भी खत्म कर दी। राइट लगारी साहब, एक लाडले को नवाजा जा रहा था। राइट लगारी साहब, एक लाडले को नवाजने के लिए इस स्टेट ने कितने बड़े संगीन किस्म के मजालिम किए हैं, हो रहे, अब वो खुद भुगत रहे हैं। अब उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी पर 9 मई को हमला हुआ, राइट लगारी साहब, जाकर जिना हाउस पर हमला हुआ, जीएच के पर हमला हुआ है, और हमलावर कोई नहीं था, वो लाडला था। अब भी उस लाडले के लिए मैदान हमवार किए जा रहे हैं, उसकी पॉपुलरिटी बनाई जा रही है। भाई बंदा बहुत पॉपुलर है, कहां से पॉपुलर है भाई? राइट लगारी साहब, राइट लगारी साहब, वक्त की कमी है और आपकी बातों के ऊपर उसामा रजी साहब भी कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं बिफोर आई क्लोज द प्रोग्राम। जल्दी से उसामा साहब। मैं भी करना चाहता हूँ। राइट सर, जल्दी से आपके पास भी आऊंगा, जल्दी से उसामा साहब। देखिए, जमात इस्लामी ने उस वक्त 3 सीटें जीती थी जिसका हवाला दिया जा रहा है, तो लिहाजा अगर हवाला गलत हो तो पूरा मुकदमा ही गलत हो जाता है। लिहाजा लगारी साहब का पूरा केस ही, बारी बारी बात करेंगे लगारी साहब, आप अपनी बारी पे बोलिएगा। और दूसरी बात यह है कि आप मुजरिमों का दिफा कर लें। आप मुजरिमों का 3 सीटें जीती थी पूरे मुल्क से, वाहिद जमात इस्लामी थी मगरबी पाकिस्तान की जो मशरकी पाकिस्तान की तमाम सीटों पे मौजूद थी। चले उसामा भाई, जो आपके पास शवाहिद और सबूत है वो भिजवा दीजिए। जिस दुनिया की बात कर रहे हैं, एक सीट जीती थी, ठीक ठीक ठीक, आप दोनों का मौक़िफ़ आ गया, आप दोनों का मौक़िफ़ आ गया, वक्त की कमी है। राइट लगारी साहब, राइट लगारी, राजा साहब जल्दी से ऐड कर लीजिए। बात यह है कि मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि जमात इस्लामी के जो दोस्त हैं, मैं सियासी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन इनकी रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए जरूरी है कि 88 में IJI किसने बनवाई, नवाज शरीफ को लेके कौन आया था, 90 में कौन उनका दफतर था, काजी हुसैन, सुन ले, और मुझे रिकॉर्ड तो दुरुस्त रखें मैं जब बात कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड वो आप लेके आए थे, आप सर पे थे, प्रोफेसर गफूर साहब उसके सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने जब ओथ लिया तो काजी हुसैन अहमद साहब ने उनकी गर्दन को किस किया था। मुझे लाहौर की, मैं आपका साथी रहा हूँ, मुझे पता है अच्छी तरह से। हाफिज सलमान पर तो पूरी बात बताएं ना, पता है तो पूरी बात बताएं, मुझे बात करने दे पहले, पूरी बात बताएं। पूरी नवाज शरीफ जिसको तुम दबाना चाहते थे, आज लोगों की आंखों की ठंडक है और दिलों की धड़कन है और खून की, नवाज शरीफ को सजा सुने, बच्चा जानता है भाई उसे।
नवाज शरीफ और सुनने नवाज शरीफ को जब सजा हुई उसके बाद भी आप शरीके इक़्तिदार अच्छे। रहे नून लीग के साथ आजाद कश्मीर में इक़्तिदार बहुत अच्छे भाई, हक अदा कर दिया। 2021 तक जब आप क्या नहीं हक नहीं झूठ ये गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। आप जमात के बंदे ये ना करें। हमें दुख होता है, हमें दुख होता है कि 2021 तक 16 से लेके 2021 तक आप उनका दस्तों बाजू आजाद वफादारी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। और बिल्कुल ठीक है ना। मैं 2002 में आप हिस्सा नहीं थे लाहौर में, जबरदस्त, बहुत अच्छे। और नून लीग के साथ आपने इताद नहीं किया 2002 में। आपकी तकरीर हमने भी सुनी है, वाह वाह। बात ये है कि ये ना करें, ये कंफ्यूज लोग हैं। आप मैं माजरत के साथ कहता हूँ राइट सर, जिसकी वजह चले से जी, टाइम इज अप। आपके चले जी, जहाँ वक्त खत्म हो 85 गया। में आप 15,000 वोट लेते थे वहाँ 1500 वोट आप ले रहे हैं। ये ना बहुत करें। अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया राजा खालिद महमूद साहब, मलिक रफीक रजवाना साहब, नजीर लगारी साहब, उसामा रजी साहब। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। मैं सिर्फ लोगों से यही अपील करता हूँ, वोट की ताकत को समझिए, लाडले की ताकत को भूल जाइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।